हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। मेंस के आंसर राइटिंग हम कर रहे थे, जिसमें हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं और आगे भी इसी तरह से हमारी सीरीज चलती रहेगी। जो भी बच्चे यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपकी मेंस की जो है आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस खूब अच्छे से हो सके और आपका जो है मेंस में अच्छे से अच्छा स्कोर बन सके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा है, G20 में अफ्रीका के शामिल होने के बाद में अफ्रीका और विश्व के संभावित विकास तथा चिंताओं पर चर्चा कीजिए। अभी आपको पता है कि भारत में जो है G20 का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था। जब नई दिल्ली में ये शिखर सम्मेलन हुआ है तो वहाँ पे किसको शामिल किया गया है? अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया है। और इसके बाद G20 ना रह के क्या हो गया है? G20+1 हो गया है। तो इस पे क्वेश्चन आपका बने ही बनेगा, क्योंकि जो एक तो ये भारत में हुआ है, दूसरा इसमें अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया है। तो इस साल जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपको इस पे जो है क्वेश्चन लिखना, बार बार इस क्वेश्चन को लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अलग अलग मुद्दों पर इस पे क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा जो है अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल किया जाना। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका प्री में भी बनेगा और मेंस में भी बनेगा। तो आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ लेना चाहिए, क्योंकि इसके आने की गारंटी जो है 100% है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, क्या देखेंगे G20 के बारे में। उसके बाद अफ्रीका में शामिल होने के बाद अफ्रीका और विश्व के संभावित विकास तथा चिंताओं पर, यानी अफ्रीका के इसमें शामिल होने से अफ्रीकन यूनियन के अफ्रीका पे इस पे क्या प्रभाव पड़ेंगे और विश्व पे इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, वो सब हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। भूमिका में हम क्या लिखेंगे? G20 क्या है? 19 देशों और यूरोपीय संघ के बीच वैश्विक आर्थिक और वित्तीय सहयोग का एक मंच है। तो किस किस के बीच में है? विश्व के 19 देशों और यूरोपीय संघ, इसको मिला के ये क्या बन जाता है? G20 बन जाता है। इनको मिला के वैश्विक आर्थिक और वित्तीय सहयोग का एक मंच है। इसका वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 80%, ये आंकड़े आपको अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स में भी आपको काम आएंगे और मेंस में भी। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से लिखना चाहते हैं, यानी अच्छे नंबर पाना चाहते हैं, तो इस तरह के डाटा आपको पता होना चाहिए। सकल घरेलू उत्पाद में 80%, वैश्विक व्यापार में 75% और वैश्विक जनसंख्या की 60% हिस्सेदारी है किसकी? G20 की। G20 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन 2023 में अफ्रीकीय संघ को G20 के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, जिससे यह 21वां सदस्य बन गया है। अफ्रीकन यूनियन इसका 21वां सदस्य बन गया है। तो ये तो आपकी हो गई भूमिका। इसकी स्थापना कब हुई थी G20 की? तो G20 की स्थापना आपकी 1999 में हुई थी और भारत तब से ही इसका सदस्य है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अभी हम बात करते हैं G20 में शामिल होने से अफ्रीका पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, किसी भी चीज़ के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि किसी चीज़ का जो प्रभाव पड़ेगा वो सकारात्मक क्या होगा और नकारात्मक क्या होगा, दोनों का ही अच्छे से पता होना चाहिए। तो चलिए इसमें हम देख लेते हैं कि G20 के शामिल होने से अफ्रीका पर प्रभाव क्या पड़ेंगे। तो इसके मैंने अभी आपको बताया था कि सकारात्मक प्रभाव भी पड़ेंगे और क्या होगा? नकारात्मक प्रभाव भी पड़ेंगे। तो सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक दोनों ही देख लेते हैं। यह अफ्रीका को व्यापार, ऋण, राहत, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, सुरक्षा, प्रवासन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए परिप्रेक्ष्य देगा। देखिए, आपको पता है कि अफ्रीका में किस तरह की चुनौतियां हैं? व्यापार से संबंधित, ऋण राहत से संबंधित, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप के ज़्यादा से ज़्यादा देश क्या है? गरीब देश हैं, तो ऋण की आवश्यकता पड़ेगी। और जलवायु परिवर्तन के कारण बहुत सारी समस्याएं वहाँ पर आती है। स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी समस्याएं हैं, सुरक्षा से संबंधित है, प्रवासन से संबंधित, ये चुनौतियां अफ्रीका महाद्वीप में बहुत ज़्यादा है। तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए परिप्रेक्ष्य कौन देगा? G20 देगा। पहले हम इसके सकारात्मक प्रभाव देख लेते हैं, उसके बाद हम नकारात्मक प्रभावों के बारे में बात करेंगे।
सकारात्मक प्रभाव में दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, यह अफ्रीका को सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने, जो 17 सतत विकास लक्ष्य हैं वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। देखिए हम क्वेश्चन में सभी टॉपिक को अच्छे से उसको नहीं, अब मैं आपको अगर बताने बैठ जाऊं कि 17 सतत विकास लक्ष्य कौन कौन से हैं तो ये जो है क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन कौन से 17 सतत विकास लक्ष्य हैं, और वो आपके प्रीलिम्स के पेपर में भी पूछे जा सकते हैं और मेंस में तो आपको होना ही चाहिए पता। यह अफ्रीका को सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने और विकासात्मक चुनौतियों में अन्य G20 सदस्यों की सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभवों से सीखने में सक्षम बना सकता है। तीसरा है, यह बाजारों, निवेशों, प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे आदि तक पहुंच की सुविधा प्रदान करके वैश्विक अर्थव्यवस्था में अफ्रीका के एकीकरण को बढ़ावा दे सकता है। क्या कर सकता है यह बाजारों में, एक तो निवेश, प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे आदि तक किसकी पहुंच बनाएगा, अफ्रीका की इन चीज़ों तक पहुंच बनाएगा। बाजारों में निवेश करने की और प्रौद्योगिकी की तक, बुनियादी ढांचे, आपको पता है कि अफ्रीका में किसका विकास कम है, प्रौद्योगिकी का, और इन तक उनकी क्या करेगा, इनकी पहुंच को सुविधा प्रदान करके वैश्विक अर्थव्यवस्था में अफ्रीका के एकीकरण को बढ़ावा देगा। अफ्रीका में आपको पता है कि बहुत सारे देश हैं और इनके एकीकरण को बढ़ावा देगा। तो ये तो हो गए सकारात्मक प्रभाव। अभी हम बात कर लेते हैं नकारात्मक प्रभाव कौन कौन से पड़ेंगे। तो नकारात्मक प्रभाव कौन कौन से होंगे, इससे अफ्रीका बाहरी दबावों और प्रभाव में आ सकता है। इससे क्या होगा, अफ्रीका महाद्वीप जो है बाहरी जो प्रभाव में आएगा, इससे दबाव भी उसके ऊपर बनेगा, बाहरी देशों का दबाव इसके ऊपर बनेगा और इसके प्रभाव में भी आ सकता है और उसकी प्राथमिकताओं और मूल्यों के अनुरूप नहीं हो सकते। यानी जो भी प्रभाव अफ्रीका पर पड़ेंगे, यानी बाहरी दबाव भी आएंगे, क्योंकि बाहरी जो देश हैं, जो विकसित देश है, उनके दबाव भी आएंगे और प्रभाव भी आएंगे। आपको पता है कि कोई भी जब दो लोग होते हैं, जो प्रभावशाली होता है वो क्या करता है, कमजोर पे प्रभाव बनाता है। तो ये सिर्फ दो व्यक्तियों में नहीं, ये दो देशों में भी लागू होता है। आज की जब विश्व व्यवस्था आप देखते हैं तो आप देखते हैं कि अमेरिका जैसे देश किस तरह से जो है विश्व के बाकी देशों पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि बाहरी दबाव भी आएंगे और इससे प्रभाव में बाहरी दबावों के जब प्रभाव में आएगा तो उसकी प्राथमिकताओं और मूल्यों के अनुरूप, जरूरी नहीं है कि जो बाहर से दबाव आए वो उसकी प्राथमिकताओं और मूल्यों के अनुरूप हो, वो उनके अनुकूल भी हो सकता है। तो ये इस तरह से नकारात्मक प्रभाव भी होगा। इससे अफ्रीकी देशों के बीच में आंतरिक विभाजन तथा संघर्ष पैदा हो सकता है। यानी अफ्रीका में मैंने अभी बताया कि बहुत सारे देश हैं अफ्रीका महाद्वीप में, तो उन्हीं को मिलके क्या बना है, अफ्रीकन यूनियन। तो इससे क्या होगा, अफ्रीकी जो देश है, देशों के बीच में आपस में क्या होगा, विभाजन तथा संघर्ष पैदा हो जाएगा, क्योंकि इससे अफ्रीकी देशों के वैश्विक मुद्दों पर भिन्न भिन्न हित और दृष्टिकोण हो सकते हैं। क्योंकि अफ्रीका के जो भी देश हैं उनकी सभी देशों की स्थिति एक समान नहीं है, तो उनके क्या होंगे, वैश्विक दृष्टिकोण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो इससे क्या होता है, इन मुद्दों पर भिन्न भिन्न हित और दृष्टिकोण अलग अलग होने के कारण क्या होगा, इनके बीच में संघर्ष पैदा होगा। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं नकारात्मक प्रभाव में। अगला है, इससे वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं में योगदान करने और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों तथा मानकों का अनुपालन करने के लिए अफ्रीका की जिम्मेदारी एवं जवाबदेहिता को बढ़ावा मिल सकता है। यानी इससे क्या होगा, वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं, जो वैश्विक सार्वजनिक वस्तुएं इनके योगदान में और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों तथा मानकों का अनुपालन, यानी जब G20 में शामिल होने के बाद अफ्रीकन यूनियन जब शामिल हो जाएगा तो उसको क्या करना होगा, अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और मानकों का अनुपालन करना होगा। इससे क्या होगा, अफ्रीका की जिम्मेदारी भी बढ़ेगी और उसकी जवाबदेहिता भी बढ़ सकती है। तो ये इसके सामने क्या हो रहे हैं, इसके नकारात्मक प्रभाव भी पड़ेंगे और सकारात्मक प्रभाव भी पड़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं विश्व पर प्रभाव। AU यानी अफ्रीकन यूनियन,
AU का क्या अर्थ है यहाँ पे? अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन के शामिल होने से विश्व पर प्रभाव, यानी विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेंगे? जिस तरह से अफ्रीका पर इसके नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ रहे हैं, उसी प्रकार से विश्व पर भी इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव पड़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से पड़ेंगे। सबसे पहला है G20 की वैधता और विविधता को समृद्धि। देखिए, अफ्रीकन यूनियन जब क्या होगा कि इसमें शामिल हो जाएगा, किस में शामिल हो जाएगा? G20 में। इससे क्या होगा? G20 क्या करेगा? विश्व के गरीब और सबसे शक्तिशाली जलवायु संवेदनशील क्षेत्र, कौन सा है सबसे गरीब और जलवायु संवेदनशील क्षेत्र? अफ्रीका है। अब इसका क्या करेगा G20? इसका प्रतिनिधित्व करेगा। इससे क्या होगा? G20 की विविधता और जो है विविधता, इसमें समृद्धि आएगी। अगला है G20 तथा अफ्रीका के बीच आपसी समझ एवं सहयोग को बढ़ावा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से G20 तथा अफ्रीका के बीच आपसी समझ एवं सहयोग को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि क्या होगा? यह गरीबी, असमानता, आतंकवाद, इन सब चुनौतियों से निपटेगा। जैसे इन चुनौतियों से निपटने के कारण क्या होगा? G20 और अफ्रीका के बीच में, किसके बीच में? G20 प्लस अफ्रीका के बीच में क्या होगा? आपसी समझ भी बढ़ेगी और सहयोग भी बढ़ेगा, क्योंकि अफ्रीका के अंदर ये समस्याएं बहुत ज़्यादा है। कौन सी समस्याएं? गरीबी हो गया, आतंकवाद हो गया, असमानता हो गया, ये सारी समस्याएं अफ्रीका में बहुत ज़्यादा है। नई विश्व व्यवस्था का निर्माण होगा, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन के इसमें शामिल होने से एक नई विश्व व्यवस्था का निर्माण होगा। G20 के भीतर ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व में वृद्धि होगी। आपको पता है कि G20 में जितने भी देश शामिल थे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कौन से देश शामिल थे? जो है साउथ के देश बहुत ही कम थे। जैसे हम विश्व के मैप की बात करें, विश्व का जो मैप है तो उसमें क्या है? ये साउथ वाला जो एरिया है और ये क्या है? नॉर्थ वाला एरिया है। तो नॉर्थ के जो देश थे वो ज़्यादा इसमें शामिल थे, लेकिन साउथ के देश थे जो वो बहुत ही कम थे। लेकिन जैसे ही अफ्रीकन यूनियन इसमें शामिल होगा, इससे क्या होगा? ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व, पूरे ग्लोबल जो है साउथ का प्रतिनिधित्व जो है इसमें बढ़ जाएगा। असमान संसाधन वितरण, तो ये मैंने अभी आपको बताया था, इसके शामिल होने से क्या होगा? इसके विश्व पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ेंगे और नकारात्मक प्रभाव भी। जो असमान संसाधन वितरण, यानी जो विश्व के देश हैं उनमें क्या है? संसाधनों का जो वितरण है वो असमान है। किसके बीच में? G20 के देशों के बीच में। तो ये एक समस्या भी है, क्योंकि असमान वितरण होने के कारण इसमें विकसित देश भी शामिल है। जैसे अफ्रीकन यूनियन इसमें शामिल हो गया, तो आपको पता है कि अफ्रीकन यूनियन में विश्व के गरीब से गरीब देश भी शामिल है, तो इसका प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि एक तरफ तो विश्व की महान शक्तियां जो है इसमें शामिल है, और जो है विश्व के सबसे ज़्यादा गरीब देश भी शामिल हैं, तो दोनों के बीच में तालमेल बनाने में बहुत ही ज़्यादा जो है समस्याएँ भी पैदा होगी। अगला है शक्ति असंतुलन से वैश्विक शासन प्रक्रियाओं पर असमान प्रभाव। आपको पता है कि अभी मैंने बताया कि इसमें जो है देश के शक्तिशाली देश भी शामिल है और देश के कमज़ोर भी, इसमें कमज़ोर देश भी, अफ्रीकन यूनियन के जो कमज़ोर देश हैं उसके शामिल होने से क्या होगा? वैश्विक शासन प्रक्रियाओं पर असमान प्रभाव पड़ेगा। तो ये सारे इसके क्या हैं? विश्व पर प्रभाव पड़ रहे हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। मैंने पिछली सारी क्लासेस में भी आपको बताया और अब भी बता रही हूँ कि आपको बड़े बड़े पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस तरह से चीज़ों को क्या करना है? डायग्राम बनाकर, यानी बहुत सारी बातों को आपको कम शब्दों में कहना है, यानी कम बोलकर भी बहुत ज़्यादा बातों को कहे जाना। इस तरह से आपको मेंस की आंसर राइटिंग करनी है। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं इसका निष्कर्ष, कि हम इसको निष्कर्ष में इसके क्या लिखेंगे। G20 जैसे अहम समूह में AU यानी अफ्रीकन यूनियन, पहले भी मैंने बताया था AU का मतलब इसमें क्या होगा? G20 वाले क्वेश्चन में जब AU आ रहा है यानी अफ्रीकन यूनियन से संबंधित बात की जा रही है। G20 जैसे अहम समूह में AU के शामिल होने से दुनिया में नई विश्व व्यवस्था का निर्माण होगा, जिसमें विकासशील और गरीब देशों को भी वैश्विक फैसले करने की व्यवस्था में प्रतिनिधित्व मिलेगा। यानी फायदा तो ये हो रहा है
कि G20 में जब अफ्रीकन यूनियन शामिल हो गया है तो वैश्विक मुद्दों पर जो विश्व के सब महान शक्तियां हैं, बड़े बड़े देश हैं, उनके साथ जो गरीब देश हैं उनको भी जो है वैश्विक मुद्दों पर प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। इससे अफ्रीका तथा विश्व के लिए अवसर एवं चुनौतियां दोनों हैं। यानी अफ्रीका तथा विश्व दोनों के लिए क्या है, अवसर भी है और चुनौतियां भी है। इस नई साझेदारी के लाभों को अधिकतम करने और चुनौतियों को कम करने, यानी जो लाभ है उनको अधिकतम किया जाए और चुनौतियां हैं उनको क्या किया जाए, कम किया जाए। सभी हितधारकों, चुनौतियों को कम करने हेतु क्या करना है, सभी हितधारकों के संतुलित और रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। क्या करने की आवश्यकता है, रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि चुनौतियों को तभी कम किया जा सकता है और लाभ जो हो रहे हैं, उन अवसर जो हैं उनको बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है। एक बार फिर से क्वेश्चन को अच्छे से देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था G20 में अफ्रीका के शामिल होने के बाद अफ्रीका और विश्व के संभावित विकास तथा चिंताओं पर चर्चा कीजिए। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि G20 में क्या करना है, आपको पहले G20 के बारे में अच्छे से बताना है, फिर अफ्रीका पर इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे और उसके बाद विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो हमने क्या लिखा था, भूमिका, सबसे पहले हमने क्या लिखा था, भूमिका को लिखा था। भूमिका में हमने बताया था कि G20 क्या है, कितने देशों का समूह है G20, 19 देशों और यूरोपीय संघ का जो है ये एक समूह है। तो इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं उनको आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जैसे भारत है, अमेरिका है, कनाडा है, अर्जेंटीना है, रूस है, चाइना, इन सब का आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन कौन से 19 देश और यूरोपियन जो यूनियन है इसमें शामिल है। इसका वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 80%, व्यापार में 75% और वैश्विक जनसंख्या में 60%। कितनी हिस्सेदारी हो जाएगी G20 की, सकल घरेलू उत्पाद उसमें 80% है, व्यापार में 75% और जनसंख्या में 60% हिस्सेदारी है। G20 का इस बार शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, तो नई दिल्ली में हुआ है। आगे का जो है ब्राजील में होगा 2024 का। G20 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन 2023 में अफ्रीकीय संघ को G20 सदस्य के रूप में शामिल किया गया है और ये इसका 21वां सदस्य बन चुका है। तो अभी आगे हमने देखा था G20 में शामिल होने से अफ्रीका पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, तो इसके नकारात्मक प्रभाव भी होंगे और इसके सकारात्मक प्रभाव भी होंगे। कौन कौन से होंगे वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं। उसके बाद हमें देखना है कि विश्व पर इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो इस तरह से मैंने ये डायग्राम बना के अच्छे से आपको समझा दिया है कि कौन से विश्व पर इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही, और उसके बाद में निष्कर्ष। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। इसके जब आप इस क्वेश्चन को देख लेते हैं तो इसके बाद इस क्वेश्चन को आपको खुद से भी लिखना है, क्योंकि जब आप खुद से लिखेंगे तो इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और इससे क्या होगा, क्वेश्चन आप अच्छे से लिखने लग जाएंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।